साकिब, अच्छा खासा प्रेशर अब बिल्ड होने वाला है हुकूमत पर। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें इस तनाजुर में कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ इलेक्शन कमीशन के किरदार पे बात कर रहा है, फजलुर रहमान साहब खड़े हो गए कि दोबारा इलेक्शन कराएं, पीटीआई है, फिर इंडिपेंडेंट इदारे हैं जिन्होंने उठाई हुई है इसके ऊपर बात, अमरीकी करारदाद सामने आई। इज़ इट अ लॉट टू टेक फॉर गवर्नमेंट? जी बिल्कुल, ये सिचुएशन तो सीरियस है ही। 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से सवालात तो बहुत हैं, लेकिन हुकूमत अभी भी अपने आप को बचाने के लिए कोशिशां है कि किसी न किसी तरह वो बच जाएं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो ये मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है। 3-4 सवालात हैं जो इलेक्शन कमीशन के सामने हैं, जो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या जो 187 का जो इख्तियार है कंप्लीट जस्टिस का, या 184(3) में आज खुद नोटिस भी वो ले सकते हैं, क्या इस इख्तियार की तरफ जाती है या नहीं जाती। क्योंकि बेंच के जो सरबराह हैं चीफ जस्टिस, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हमारे सामने जो मामला है हम उसी तक रहेंगे। लेकिन ये थर्सडे को आखिरी समाअत हुई थी, तो थर्सडे से लेकर आज तक 3 डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो जो पीटीआई ने बतौर जमात, बैरिस्टर गौहर जो है उन्होंने बतौर जमात इसमें पार्टी जब वो फ्रीक बनने की दरख्वास्त दायर की है, क्योंकि पहले जो मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है। दूसरा, बल्ले के निशान केस का जो 13 जनवरी का फैसला था उसके खिलाफ जो नजरसानी की दरख्वास्त दायर हुई थी, उसके हवाले से कहा गया है कि हमारी वो दरख्वास्त भी इसी के साथ सुनी जाए। अच्छा। तीसरा इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उनकी जानिब से इजाफी नोट लिखा गया है, जिसका एक क्रक्स ये है कि इस मामले को वसी तनाजुर में देखा जाए। इस मामले को आप लिमिटेड करके नहीं देख सकते, क्योंकि 8 फरवरी इलेक्शंस और उससे पहले जो इलेक्शन कमीशन ने किया, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया उस पर बड़े सीरियस जो वो सवालात हैं। और इलेक्शन कमीशन से भी 2-3 इंपॉर्टेंट जो सवालात सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आ रहे हैं। एक ये है कि 2 फरवरी का जो फैसला उन्होंने किया वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी फैसले की गलत तशरीह की। वो ये था कि जो पीटीआई है उसके जो मेंबरान थे उनको तो आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन पीटीआई को बतौर जमात भी डिसफंक्शनल कर दिया गया। जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी कि अगर जब 8 फरवरी इलेक्शंस में जीत चुके थे आज़ाद उम्मीदवार, तो वो पीटीआई में शामिल हो जाते। पीटीआई जमात मौजूद थी, हमने तो निशान ही लिया था, तो वो जमात में शामिल हो जाते, और जमात में शामिल होते तो ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला ही ना बनता। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो फैसला कर चुका था उसने तो अमली तौर पर उसको गैर फाल कर दिया था। तो ये एक कंट्राडिक्शन है जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन से मांगा जा रहा है। एक और दूसरी बात कि आपने किस इख्तियार के तहत आजाद डिक्लेयर किया। जस्टिस इमार खान मंदोखेल उन्होंने बड़ा अहम नुक्ता उठाया था कि जो उम्मीदवार और पार्टी उसके दरमियान ये एक चीज होती है कि उसने आजाद इलेक्शन लड़ना है या किसी निशान के तहत इलेक्शन लड़ेगा। उन्होंने कहा कि 6 जो मेंबरान हैं उन्होंने पीटीआई के सर्टिफिकेट आपको दिए हुए थे, आपने कोई रीजन, कोई वजह, कोई लॉ बताए बगैर उनको आजाद डिक्लेयर कर दिया। किस लॉ के तहत आजाद डिक्लेयर किया? तो ये वो सवालात हैं जो इलेक्शन कमीशन से हो रहे हैं। फिर इलेक्शन कमीशन से वो 13 जनवरी के जिस दिन ये बल्ले का निशान वापस लिया गया था, वो आखिरी तारीख थी जिस दिन निशानात जमा होने थे पॉलिटिकल पार्टीज के। तो वो रात 11:30 बजे फैसला आया था और रात 12 बजे टाइम खत्म हो रहा था इलेक्शन कमीशन में सिंबल जमा करवाने का। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल है कि एक कंफ्यूजन थी। फिर जस्टिस आयशा मलिक उन्होंने कहा था कि जो कंफ्यूजन की आप बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स दिए, तो 22 दिसंबर 2023 को आपने ये फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने कि बल्ले का निशान नहीं हम देंगे। तो जब आपने निशान वापस ले लिया तो देन एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, और उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जस्टिस अतर मिनल्ला ने की है कि क्या इन उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड थी। तो उसका जवाब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्शन से पहले भी हमने डिस्कस किया था कि वो नहीं थी। उसकी वजह यह है उनके उम्मीदवार, उनके जो नामजद थे, तजवीज कुनिंदगान थे, वो छुप रहे होते थे। किसी के पीछे पुलिस है, किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, किसी को आरओ के ऑफिस में नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये एक पूरी सिचुएशन थी। अब ये कल आखिरी बात मैं करूंगा कि कल अब ये तय होना है कि क्या पीटीआई को इसमें फरीक बनने की इजाजत मिलती है, और दूसरा क्या बल्ले के निशान के केस की नजरसानी दरखास्त भी इसी के साथ सुनी जाएगी। और आखिरी बात कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को वसी तनाजुर में खोलेगी या वो लिमिटेड अपना जो अपील की हद तक जो है वो सुनेगी।
साकिब, अपने लिए नहीं टीम के लिए खेलना चाहिए, ये इसकी बड़ी कल मिसाल एक विराट कोहली ने अपनी स्टेटमेंट में दी, जब उनसे कहा गया कि आपने कहा था सचिन तेंदुलकर को कंधों पर उठाना चाहिए, तो आज आपको कंधों पर उठाना चाहिए। जब उन्होंने ऐलान किया रिटायरमेंट का, तो उन्होंने तब भी ये कहा कि नहीं, मुझे नहीं उठाना चाहिए, रोहित शर्मा को उठाना चाहिए। दैट वाज द ब्यूटी। बिल्कुल, कल जो मैच था और जो कारकर्दगी थी भारत की, और ख़ास तौर पर जो आखिरी 2 ओवर हैं, जब इतना प्रेशर था, उस प्रेशर में कैच भी हुआ, उन्होंने जो है वो पूरा वो जो मैच था वो संभाल लिया। हालांकि उस एक ओवर में 20-22 रन जो है वो पड़ चुके थे और बड़ा क्लोज था, और ऐसे लग रहा था जैसे हो सकता है साउथ अफ्रीका एक आध ओवर पहले ही जो है वो स्कोर पूरा कर ले, लेकिन उन्होंने मैच संभाला उस प्रेशर में। ये कोई जो है दो राय नहीं है इसमें। जब ये अफगानिस्तान हारा तो ये मतलब जीता, जब वो सेमीफाइनल में पहुंचे तो ये बात होने लगी कि एशिया में दूसरे नंबर पर जो है वो टीम जो है वो अफगानिस्तान की है। तो ये यहाँ तक जो है वो पोजीशन पहुंच चुकी है। फिर खास तौर पर भारत से और जो कैप्टेंसी थी जो, उससे हमें सीखना चाहिए कि कैसे ग्राउंड में उतर कर कैसे वो प्रेशर को लेकर हिम्मत जो है वो करके जो जीतना होता है। वरना हमारी टीम भारत के खिलाफ जब भी उतरती है मैच के लिए तो उनका ऐसा अजीबोगरीब किस्म का प्रेशर आता है, समझ ही नहीं आती जो है वो वही बात। और आखिरी बात, जिस तरह राव साहब ने कहा कि जब आप किसी ने अगर रिटायरमेंट ले ली है तो फिर घर जाए वो दोबारा फिर उसको लेके आना और एक जो इस किस्म की चीज़ें जो करना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। तो नए जो यंगस्टर्स हैं उनको आगे लाएं, उनको जो खेल सकते हैं और मेरिट पर उनको जो है वो आगे लाया जाए।